हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये अपना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फीडरल का मंजन पर। तो रदरफोर्ड भैया ने एक एक्सपेरिमेंट किया वीआईपी वाला। उसको समझाता हूँ कि उसने किया क्या, भाई सेटअप कैसे बनाया। रदरफोर्ड भैया ने काम किया एक गोल्ड की फाइल ली। आपने अपने घर के अंदर एल्यूमिनियम की फाइल ली होगी, बहुत पतली होती है। रदरफोर्ड भैया ने 0.404 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फाइल ली। इसको याद करने का छोटा तरीका ये बताओ कितने जीरो लगाने, बच्चा भूल जाता है। जितनी वैल्यू है उतने जीरो लगा दो पॉइंट के बाद। 0.404 सेंटीमीटर थिक। सो इतनी थिक लेयर ली, बहुत बारीक सी लेयर है। उसने डिज़ाइन मारी इधर यहाँ पर एक ऐसी। सो इसने ये ली। अब इसने किया क्या, एक बॉक्स लिया, एक लीड का बॉक्स लिया लेड का। उसके अंदर एक एलिमेंट रख दिया पोलोनियम। अब ये जो पोलोनियम है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पॉजिटिव चार्जेस को क्या करता है, निकालता है, रिलीज करता है, बम्बार्डमेंट करता है। जिसकी वो चार्जेस क्या होते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, He2+। ठीक है, ये क्या होता है, ये हीलियम के न्यूक्लियस को फेंकता है, जिसको कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होती है। अब ये पोलोनियम ये निकालता रहता है, देता रहता है। और इस लीड बॉक्स के अंदर हमने एक छोटा सा छेद किया होता है जहाँ से ये चीज़ निकल रही होती है। यहाँ से ये गोल्ड की फाइल है, ये बहुत तेज़ी से पार्टिकल निकलता है। हमने क्या किया भाई, अगर आप किसी भी थैली में से ना एक थैली ले लो और ज़ोर से स्पीड से क्या मारो, एक निडल फेंको। निडल क्या करेगी, छेद करके बाहर निकल जाएगी। यही काम हमारे पास अल्फा पार्टिकल करेगा। हमने क्या किया, चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी। यहाँ पे हमने चारों तरफ एक स्क्रीन लगा ली। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन है ये। कौन सी स्क्रीन है, फोटो सेंसिटिव। ये क्या करेगी, कोई भी चीज़ आके इसके साथ टकराएगी ना, क्या है, उसके ऊपर धब्बे पड़ जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। कोई पार्टिकल आके टकराया, आपने इसके ऊपर एक ब्लोर मार दिया तो क्या करेगा, ये पार्टिकल का निशान आ जाएगा। एक्सरे टाइप की फिल्म है, ठीक है, ये समझिए आप, फोटो सेंसिटिव फिल्म है। जब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ये क्या होगा, इसको चीरते हुए इसमें से बाहर निकल के सामने आके स्क्रीन पे आके इसे छेद कर देगा। हमने भाई मिलियंस ऑफ, ठीक है, हमने 2 लाख 3 लाख पार्टिकल निकाले होंगे इसमें से। सीधे पाथ में गया, दूसरा भी यहाँ से निकला और यहाँ पे जाके छेद कर दिया। एक ने यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे करता गया। ठीक है, तो ये इसका सेटअप था। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इसके ऊपर। ये है डिटेक्टिंग स्क्रीन, जिसको मैंने किया था फोटो सेंसिटिव स्क्रीन। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल जो है एमिटर, ये क्या करता है, He2 पॉजिटिव रिलीज करता है, एमिट करता है, बम्बार्डमेंट देता है। ये गोल्ड की फाइल है, रेक्टेंगुलर, 0.40 क्या करेगा, सेंटीमीटर थिक है। अब होगा क्या, जब यहाँ से पार्टिकल भाई जाएंगे, हमने नोटिस किया कि जहाँ पे भी पार्टिकल आके टकराएगा वहाँ पे जो है स्क्रीन वो धब्बे आ जाएंगे। तो हमने 15 मिनट के बाद देखा, ये लगा दिया, लाखों, 5 लाख 6 लाख पार्टिकल निकल गए। हमने देखा मैक्सिमम जो धब्बे आ रहे हैं ना, मैक्सिमम धब्बे वो आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ धब्बे यहाँ पर आ रहे हैं, 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 कुछ धब्बे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही कम जो चीज़ है, ये अगर हम ऐसे राउंड मार दें इसको यहाँ तक, बहुत ही कम जो पार्टिकल है वो वापसी यहीं पर ही बाउंस बैक हो रहा है, वापसी यहीं पर ही आ रहा है, इस होल की तरफ वापसी यहीं पर ही आ रहा है, मतलब बाउंस बैक हो के आ रहा है। तो हमने देखा यार डिफ्लेक्शन कैसे आ रही है। डिफ्लेक्शन यानी पाथ का भटक जाना, पाथ का चेंज हो जाना। ये सीधा पाथ ऐसे टर्न्ड पाथ में कैसे कन्वर्ट हो गया। यही एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, इसको कहते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्यों, क्योंकि वो गोल्ड की फॉइल इस्तेमाल करता है। तो भाई यही थी हमारी बात। तो कितने पार्टिकल भाई, कितने पार्टिकल वेरिएशन के अंदर आए भाई, ये थीटा के
ये क्या है, ये पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, ये पार्टिकल पीछे की तरफ आ गया, यानी 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो गया इस पार्टिकल का। ठीक है मेरे भाई। तो ये पार्टिकल 8000 में से, क्या 8000 में से वन पार्टिकल, 1 in 8000 पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए ऐसे एंगल पे, 60 डिग्री पे, इतने एंगल पे, अच्छे खासे एंगल पे। 1 in 20,000 अराउंड ये नंबर लिया जाता है। ये बाउंस बैक हुए, ये क्या हुए, बाउंस बैक हुए, ये नंबर दिया हुआ है भाई। ये वापसी लौट कर आए। कहीं पे ये कहा हुआ है कि 20,000 में से एक तकरीबन 170 डिग्री पे गया, 120 160 डिग्री पे जो है रिफ्लेक्शन पे गया, डिफ्लेक्शन पे गया। एंड कोई किताबें कहती हैं, लिबरी टेक्स्ट कहता है कि भाई 20,000 में से एक पार्टिकल जाएगा और वापसी आ जाएगा, बाकी तकरीबन 99.9999% जो पार्टिकल है वो सीधे जाएंगे, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। तो यही बात थी। रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 0.00004 centimeter thickness with the alpha particle. He used alpha particle obtained from the disintegration of polonium. Disintegration ये टूटना, वो आपका काम नहीं है, मतलब पोलोनियम दे रहा है, पोलोनियम में से ही निकल रही हैं चीज़ें। अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियाई डेट आर डबली पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। मोस्ट ऑफ दिस पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट, भाई मोस्ट पार्टिकल सीधे सीधे गुजर गए, कोई डिफ्लेक्शन शो किए नहीं किया। कुछ जो पार्टिकल है वो उन्होंने जो है डिफ्लेक्ट हुए थोड़े थोड़े, ये गलत वैल्यू है, बट 1 in 1 million वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 190। ये गलत लिखा हुआ है 1 मिलियन, मुझे कहीं पे भी किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ मिला, जो कि बाहर मुल्क की इंटरनेशनल बुक्स हैं, ये यहाँ पे गलत वैल्यू रखी गई है। दिस इज़ अ मिस्टेक एंड होप सो जो नेक्स्ट बुक्स आएंगी अगले साल जो करेक्शन होंगी वहाँ पर सेट हो जाएगी ये चीज़। ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ्स, Rutherford performed a series of experiments using thin foils of other elements. He observed similar results from these experiments. उसने भाई स्टडी किया, अंडरस्टैंड किया, ये सिर्फ गोल्ड फॉयल पर नहीं किया, उसने क्या किया, बहुत सारी और चीज़ें भी, ओल्ड फाइल्स ली, मे भी एल्यूमिनियम की ली हो, मे भी किसी और चीज़ की ली हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। देन वो अपनी कंक्लूजन पर आया, वो अपनी क्या आया, कंक्लूजन्स पर आया। उसने क्या कहा, Since majority of the alpha particle pass through the gold foil undeflected, most of the space occupied by an atom must be empty. उसने कहा भाई एटम जो है ना गोल्ड फाइल के अंदर क्या है, एटम है, छोटे 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 एटम्स है, ये गोल्ड फाइल बना रहे हैं। तो ये कह रहा है कि बहुत सारा जो स्पेस है ना, तकरीबन 99.99% पार्टिकल वापस, मतलब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, सीधा सीधा चले गए। उसने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है ना भाई, वो एम्प्टी है, एटम का खाली है। द डिफ्लेक्शन ऑफ a few alpha particle through angle greater than 90 degree shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positively charged alpha particle and the positively charged part of atom. इसने कहा कि जो डिफ्लेक्शन शो हुई है ना 90 डिग्री से बड़ी, ये कैसे होगा, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दो टाइप की कैटेगरी के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेचर के होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को अट्रैक्ट करता है, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, खींच लेगा। पॉजिटिव अपने आप को क्या करेगा, रिपेल करेगा और वापसी बाउंस बैक कर देगा, किसी और एंगल पे बेच देगा। तो इसने क्या कहा कि एटम के अंदर कहीं पे पॉजिटिव पार्ट होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज वाली रिपल्जन के थ्रू वापस भेज देता है। ठीक है, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं सिमिलर चार्जेस अपने आप को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। मैसिव अल्फा पार्टिकल आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैसिव जो है अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन से जो है डिफ्लेक्टेड नहीं होते। अब कहेंगे सर ये तो अट्रैक्टेड हो जाएंगे, भाई इलेक्ट्रॉन ना होने के बराबर साइज़ का है, बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन है, और इतना बड़ा अल्फा पार्टिकल, यार इलेक्ट्रॉन इसको खींच भी ले ना, बड़ा फर्क नहीं आएगा भाई। इसके पास तो एक मोमेंटम है, इतना अच्छा खासा वीआईपी तेज़ी से जा रहा है, अच्छा चार्ज है, क्या इसको रोक के करेगा यार। 0.01% कोई डिफ्लेक्शन ला दे वो एक अलग बात है। On the basis of conclusion drawn from the experiment, Rutherford proposed a new model for an atom. He proposed a planetary model similar to the solar system for an atom. An atom is neutral particle. The mass of an atom is concentrated in a very small, dense, positively charged region. He named the region as nucleus. The electrons are revolving around the nucleus in circles. These circles are called orbits. The centrifugal force due to the revolution of electrons balances the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons. इस समझाता हूँ क्या कहता है भाई। इसने इस बात से ये क्या कि जैसे हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ
गैलीलियो ने बताया था कि ये सन है और ये अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूम रहे होते हैं। इसी तरीके कार से जो एटम है ना, एटम, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में एक पॉजिटिवली एक बहुत बड़ा हेवी चार्ज जो है छोटा सा पार्ट पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और उसका जो मैस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एटम का मास पूरा उसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ना होने के बराबर मैस होता है उनका। ये चक्कर काट रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस चक्कर काट रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। ये क्यों चक्कर काट रहे होते हैं भाई? ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स से? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इसको खींच नहीं रही, क्या करवा रही है? इसको सर्कल के अंदर रोटेट करवा रही है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इस्तेमाल हो रही है, ये इस्तेमाल हो रही है इस पार्टिकल को सर्कल के अंदर घुमाने के अंदर। मतलब ये जो एफ ई है ये बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को सर्कल के अंदर घुमाने के लिए काम में आती है। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ किसके घूम रही है अराउंड? आपके पास सन के। वो क्या आपके पास जो ग्रेविटी है ना, एफ जी, वो जो ग्रेविटी आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है जो उसको घुमा रही है। इस केस के अंदर यही वो पॉजिटिव नेगेटिव के बिटवीन अट्रैक्शन है जो कि इसको घुमा रहा है। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता ये घूम रहे नहीं होते। इसने यही छोटी सी बात कर दी, छोटी नहीं थी उस टाइम के लिए, बहुत बड़ी बात थी। एटम का जो मैस होता है वो कंसंट्रेटेड होता है एक छोटी सी जगह के अंदर, वो होता है न्यूक्लियस। अब भाई मसला बड़ा आया, इसके मॉडल के अंदर प्रॉब्लम्स आए, इसके अंदर बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए। पुराने दौर के अंदर जो 1870s 1860s का जो टाइम था वहाँ पर हमारे पास मैक्सवेल की इलेक्ट्रो जो है हमारे पास चार्जेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरीज थी मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के अंदर होता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के अंदर होता है तो वो क्या करता है? वो एनर्जी को डिसिपेट करता है, वो एनर्जी भाई खारिज करता है। कोई भी एक चीज़ घूम रही होती है ना स्पीड से, जो होती है वो एक्सीलरेशन के अंदर होती है, वो एनर्जी को बाहर निकालती है। ये एक्सीलरेशन है। आप कहेंगे सर ये तो दायरे के अंदर घूम रहा है, ये तो दायरे के अंदर घूम रहा है, तो ये एक्सीलरेशन के अंदर कैसे? भाई एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है आपके पास मोशन का कांस्टेंट है, सेम है हर जगह पे, लेकिन हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अलग है। यहाँ पे डायरेक्शन वेलोसिटी की यहाँ पर है, टेंजेंट है। यहाँ पे जब पहुँचेगा वो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे पहुँचेगा डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन पहुँच गई, मतलब ये डायरेक्शन के अंदर बहुत बड़े थीटा का फ़र्क है, अराउंड ग्रेटर देन 90 डिग्री फ़र्क है। मतलब हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन हो रही होती है वो चेंज है। मतलब ये जो पार्टिकल है एक्सीलरेशन के अंदर है, जब भी कोई चीज़ एक्सीलरेशन के अंदर होती है, हमने एज्यूम किया, हमने क्या किया उस टाइम पे एज्यूम किया कि हर कोई चीज़ जो चीज़ एक्सीलरेशन के अंदर होती है वो क्या करती है? एनर्जी को डिसिपेट की है। ये चीज़ मैक्सवेल के लॉज को ओबे नहीं कर रही थी। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि भाई मैक्सवेल ने थोड़ी कहा कि हर चीज़ जो एक्सीलरेट करे वो एनर्जी डिसिपेट करेगी। स्टूडेंट्स 99.99%, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लेट मी डू दिस, 99.1% जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ मैक्सवेल ने कहा था, जो एक्सीलरेटेड चार्ज बॉडी होती है वो एनर्जी डिसिपेट करती है, और ये जो है मैक्सवेल की थ्योरी को नहीं मानता। तो इसने मैक्सवेल की थ्योरी को नहीं मान रहा, इसलिए गलत है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर इशू है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये पूरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्यों रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अभी समझाता हूँ। अगर आप मैक्सवेल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाके पढ़ें, अगर आपके पास अवेलेबल हैं, या आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ें, जैसे आपके पास राफ एच पेट्रोसी की बुक हो गई एंड जनरल केमिस्ट्री प्रिंसिपल हो गई, ओके, आप उसके अंदर, या आप फिज़िक्स की जो भी बुक है रेस्निक हॉलीडे हो गई, या यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स जो कि पूरे यूरोप के अंदर चलती है एंड दूसरे नेशंस के अंदर चलती है, वहाँ पे मैक्सवेल की बात इसे लिखी गई है। मैक्सवेल ने कहा है एक्सीलरेटेड बॉडी वो चीज़, एक्सीलरेटेड चार्ज्ड बॉडी, भाई कोई भी चार्ज्ड बॉडी, सॉरी मैंने प्रीवियसली आपको समझाते वक्त सिर्फ बॉडी कह दिया हो, वो गलत है। बॉडी एक्सीलरेशन में हो वो
एनर्जी रिलीज नहीं करता। जब कोई भी चार्ज्ड बॉडी, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज बॉडी एक्सेलरेशन के अंदर तो वह एनर्जी डिसिपेट करना चाहिए उसको, ये लोग कहते हैं। मैक्सवेल ने कहा जब चार्ज बॉडी एक्सेलरेट होती है वो एनर्जी डिसिपेट करती है। मैक्सवेल ने ये नहीं कहा कि हर चार्ज बॉडी जो एक्सेलरेशन के अंदर हो वो एनर्जी डिसिपेट करेगी, कहीं पे लिखा हुआ है ये। इसने कहा है कि जो भी चार्ज बॉडी हो वो जो है मोशन के अंदर, वो एक्सेलरेशन के अंदर वो रिलीज करे। उसने कहा भाई वो बोल रहा है जब चार्ज बॉडी एक्सेलरेशन में आती है वो एनर्जी डिसिपेट करती है। इसने ये नहीं कहा हर चार्ज बॉडी करेगी। उसने ये भी नहीं कहा कि भाई, उसने ये नहीं बताया कि कितनी एक्सेलरेशन ज़रूरी है कि एनर्जी डिसिपेट हो। भाई कोई कह दे इस ये बॉडी 0.00000001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जो है एक्सीलरेशन के अंदर है। मीटर नहीं, मीटर भी नहीं लगा लो भाई, इधर लगा लो, सिंपल एक मारो 1 × 10⁻⁻28 नैनोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन के अंदर है, ये एनर्जी डिसिपेट करेगा। इतनी छोटी भाई बॉडी हिल भी नहीं रही होगी, वाइब्रेट तक नहीं मार रही होगी, इतनी कम तो है। तो ये भी अगर देखा जाए टेक्निकली एक्सेलरेशन के अंदर, तो मैक्सवेल ने ये डिटेल्स नहीं दी। मैक्सवेल ने एक जनरल बात कर दी, भाई एक्सेलरेशन के अंदर कोई बॉडी होती है ना, चार्ज बॉडी, वो रिलीज करती है एनर्जी को। अब उसने ये नहीं बताया कितनी एक्सेलरेशन के अंदर होनी चाहिए, उस बॉडी का कितना चार्ज होना चाहिए, किस टाइप की एक्सेलरेशन की हो। भाई उसने ये कहा कि उसने ये बताया कि भाई तमाम टाइप की एक्सेलरेशन के अंदर एनर्जी होती है, मतलब रिलीज होती है। भाई कितने टाइप की एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, भाई आपके पास जो है नॉर्मल वाली लीनियर एक्सेलरेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स की एक्सेलरेशन होती है। इसने तो बस एक जनरल बात कही एंड हम इस बात को गलत एज्यूम करके चल रहे हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम। Classical physics suggests that electron being charged particle will emit energy continuously while revolving around the nucleus. Thus the orbit of the revolving electron becomes smaller and smaller. अब देखो भाई एनर्जी डिसिपेट भी कर दी ना इसने, अगर हम एज्यूम मार रहे हैं ये करेगा। अगर हम कहें कि ये एनर्जी डिसिपेट करे तो एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसका जो पाथ है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा एंड इन द एंड आखिरकार ये न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा और एटम रहेगा भी नहीं, एटम होगा भी नहीं। लेकिन आप हमारी ज़िंदगी के अंदर आपने सामने देख रहे हैं, आप लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है और इसको होने में 10⁻�9 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा इस काम को होने के अंदर। एंड आई थिंक सो -11 है शायद से, मुझे कंफर्म नहीं है। तो 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम वक्त के अंदर वो एटम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर है तो ये बात गलत है। ये कैलकुलेशन हमने निकाली थी कितना टाइम लगेगा एटम को ख़त्म होने में अगर वो एनर्जी लूज़ करता है। इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इट शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब कोई भी चीज़ एनर्जी क्या करती है, रिलीज़ करती है, एनर्जी रिलीज़ करती है, श्वाएँ निकालती है, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उसको बनाना चाहिए। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसकी डिटेल क्या होती है, हमारी बुक के अंदर नहीं है। अगर आपको फिज़िक्स के अंदर अभी आपको पता है, आपके वेव्स का चैप्टर हो, वहाँ पे आपके पास स्पेक्ट्रम हो, तभी बात की जाएगी। या मैट्रिक के अंदर डेफिनेटली आपके पास स्पेक्ट्रम का पार्ट आएगा एंड उसके अंदर आप स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल के अंदर। तो अभी आपका मौजूद नहीं है, स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। सो मैट्रिक में आने दें, इंतज़ार करें, सब्र व तकम्मुल करें, देन आपको ये बात पल्ले पड़ेगी। भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये समझ लो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे एक्सेलरेशन के अंदर और वो एनर्जी कंटिन्यूसली निकाल रहा हो तो एक वो चीज़ फॉर्म करेगा, उसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हमें वहाँ पे वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा था, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा था। ये क्या भला होती है, किस शैतान का नाम है, इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर अगर हमने मैट्रिक की फ़िज़िक्स पढ़ाई वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या डिफेक्ट थे एंड क्या कंक्लूजन्स थी। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।